गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं। इसकी ऑलरेडी हमने 4 वीडियो भी देख ली है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्री टू टेरिटरी एंड दिस इज द पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर। देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या होता है। So students, first of all we will discuss about the contents and you can see topics which we will cover in this video. The first one is story of Maratha Empire. हम यहाँ पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन लेंगे मराठा एम्पायर के बारे में कि मराठा एम्पायर इंडिया में कहाँ पर लोकेट है। देन आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी वॉर विद मराठास। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी पैरामाउंटसी की, उस पॉलिसी को देखेंगे वो पॉलिसी क्या थी। And after that means you can say at the end of this video we will discuss about challenges during British expansion. तो इन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। So students, let's take a short description about the Maratha Empire. मराठा एम्पायर की जो स्टोरी है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, आप सबको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद होगी जो कि 1761 के अंदर हुई थी। जिस वक्त थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एक विजन को लेके गई थी कि दैट मराठा एम्पायर विल कैप्चर दिल्ली, मींस वो दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे। बट उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। रीजन क्या था? मराठास वर डिफीटेड इन दैट बैटल, मींस मराठा जो थे वो उस 1761 की बैटल में हार गए थे, इसलिए उनका ये विजन पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो मराठा थे वो छोटे छोटे अलग अलग एरिया के अंदर डिवाइड हो गए। सो दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट सरदार। अलग अलग सरदारों के अंडर जो थे वो अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड हो गई। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ग्वालियर के ऊपर अधिकार था सिंधिया, इंदौर के ऊपर होलकर, बड़ौदा के ऊपर गायकवाड़ और नागपुर में भोसले का अधिकार था। तो इस तरीके से ये सारा जो मराठा एम्पायर था, ये जो बहुत बड़ा पावरफुल मराठा एम्पायर था, तो ये मराठा जो पावर थी दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट सरदार्स। बट स्टूडेंट्स, जो इनका चीफ था, जो इनका जो चीफ था, मीन जो आप कह सकते हैं इनका जो प्रिंसिपल मिनिस्टर था वो था पेशवा। सो चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन द कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। जो पेशवा जो थे उसके अंडर ये सारे के सारे काम करते थे। और जो कहाँ पर बेस था? पुणे के अंदर। मीन्स पुणे के अंडर जो पेशवा था, ये सारा मराठा एम्पायर उसके अंडर काम किया करता था। ये सारे डिफरेंट सरदार जो थे वो उसके अंडर काम करते थे, वो उसके अंडर आते थे। तो जो मेन सेंट्रल पॉइंट था वो था पेशवा, जो कि पुणे के अंदर था। महादजी शिंदे एंड नाना फडणवीस, ये जो दो थे, दे वर द टू फेमस मराठा सोल्जर। तो ये दोनों के दोनों जो थे मराठा के इंपोर्टेंट सोल्जर्स थे। स्टूडेंट्स, यू कैन सी महादजी शिंदे एंड यू कैन से नाना फडणवीस। तो आप इन दोनों को देख सकते हो। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोल्जर ऑफ मराठा एम्पायर। नो डाउट मराठा इट वाज अ पावरफुल एम्पायर, में से एक बहुत बड़ी पावर थी कंपनी के सामने, और कंपनी उनको डिफीट कर दे इट्स नॉट इजी टास्क। बट फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउट टू कर्ब, मींस उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर, और मराठा पावर को खत्म कर दिया। नाउ विल सी हाउ डिड द कंपनी डू सो। कंपनी ने ऐसे कैसे किया उसके बारे में हम आगे देखते हैं। Now student, we will discuss about the war with Marathas. Now Maratha were not defeated in a single war. मीन्स मराठा को वो एक युद्ध के अंदर हरा दे, कंपनी ऐसा कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। कंपनी टुक द बेनिफिट ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मराठा रिलेटेड टू द किंगडम से रिलेटेड जो इंटरनल जो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, मराठा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मराठाओं के इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिट उठाया। एंड कंपनी सबड्यूड मराठा इन अ सीरीज ऑफ वॉर, मीन्स एक सीरीज ऑफ वॉर के माध्यम से मराठाओं को कंपनी ने हराया। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर that was done in 1775 to 1782। सबसे पहला जो मराठा एंग्लो वॉर हुआ था वो 1775 से लेकर 1782 तक के अंदर हुआ, पर यहाँ पर ब्रिटिश को कोई भी विक्ट्री नहीं मिली। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ इसके माध्यम से ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करा ली, जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि आने वाले 20 साल तक किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। और इन 20 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, इसके अंदर 1803 जो कि 1805 के अंदर हुआ था, मींस यू कैन से आफ्टर 20 इयर्स जो सेकंड वॉर हुआ था, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा आप कह सकते हो सफलता प्राप्त हो गई थी। मींस इस युद्ध के अंदर उनको सफलता मिलने लगी, और इसकी वजह से उनको ओडिशा, आगरा और दिल्ली, ये टेरिटरी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इजिली मिल गई। नाउ
दिस इज द थर्ड एंग्लो मराठा वार, इट इज 1817 एंड 1819। और एक तरीके से ये एक निर्णायक बैटल थी, एक मेजर बैटल थी, जहां पर मराठा वॉर जो थे, जो पावर थी, इट वाज टोटली क्रश्ड, इट वाज टोटली एलिमिनेटेड, इट वाज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट मराठाओं को हरा देती है। और अब वो क्या करती है, अब वो पेशवा को क्या करती है, द पेशवा वाज रिमूव्ड। अब पेशवा को वहां से मीन्स पुणे से हटा दिया जाता है एंड सेंट अवे टू बिटूर इन कानपुर, और कानपुर में भेज दिया जाता है, और वहां पर उसको पेंशन दी जाती है। मीन्स अब पेशवा को बोल दिया कि यू आर रिटायर्ड, यू आर रिमूव्ड, अब आपको कोई राज्य नहीं करना है, आपको जस्ट ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर गुजारा करना है। तो इस तरीके से वार विद मराठा, यहाँ पर 3 युद्ध के माध्यम से मराठा जो पावर थी, जो कि एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन 3 युद्धों के माध्यम से हरा देती है, खत्म कर देती है इंडिया के अंदर से। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी, मीन्स इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 19th सेंचुरी के अर्लियर पीरियड में जो कंपनी थी उसने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। बड़े एग्रेसिव मैनर से वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को अपने अंडर ले रही थी। बंगाल, मैसूर, मराठास, ये सब उसने अपने कवर कर लिए थे। अब देखते हैं कि उसने ये चीज कैसे शुरू की, बाकी जो अदर पार्ट था उसे करने के लिए। तो ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को मानती थी कि वो सुप्रीम पावर है, और बीइंग ए सुप्रीम पावर उस अगर वो पूरे इंडिया पे अधिकार कर लेती है तो इसका कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, नोट डाउन, जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी है वो इंडिया के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने चलाया। मीन सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बन के आए थे वो दैट वाज डिफरेंट पर्सन, और ये पर्सन डिफरेंट थे। जैसे हमने लॉर्ड वेल्जली को पढ़ा था, उन्होंने क्या चलाया था, उन्होंने चलाया था सब्सिडी अलायंस। इसी प्रकार से इंडिया के अंदर जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी थी वो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स चली, जो कि हमारे इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल 1813 से लेकर 1823 रहे। तो इस पॉलिसी को उन्होंने शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट, इट मींस सुप्रीम। उसके अनुसार जो उसकी अथॉरिटी है वो एक सुप्रीम है, सो इट्स पावर वाज ग्रेटर देन अदर पर्सन, तो इसीलिए उनकी जो पावर है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो उनकी अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम है, उनकी पावर अधिक है इंडियन स्टेट की अपेक्षा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बड़ा जस्टिफाइड तरीका है कि इंडियन किंगडम्स को वो अपने इंडिया के अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपने एम्पायर के अंदर मर्ज कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे वर सुप्रीम पावर, वो एक सुप्रीम पावर है। तो इस पॉलिसी के आधार पे वो क्या कर सकती है, इंडियन स्टेट को अपने राज्य में मर्ज कर सकती है। सिंपली उन्होंने ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया। अब दिस पॉलिसी कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, और इसी पॉलिसी के माध्यम से ब्रिटिश जो थे वो धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंड हो रहे थे, अपने विस्तार को, अपने प्रचार प्रसार को बढ़ा रहे थे। हाउएवर दिस प्रोसेस डिड नॉट गो अनचैलेंज। अब इसका मतलब ये नहीं था कि बिना बात की अब उन्होंने कह दिया कि दे वर सुप्रीम पावर तो वो इजीली वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पर दे फेस्ड मैनी डिफरेंट चैलेंज, और वो चैलेंजेस क्या होते हैं, उन चैलेंजेस को हम अब देखते हैं। तो हम यहाँ पर 2 प्रकार के चैलेंज इंडिया के अंदर अभी देखेंगे, उसको देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एक्सपेंशन। स्टूडेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किटूर, जो कि कर्नाटका का एक प्लेस था, जब उसको एनेक्स करने के लिए गए, देन रानी चेन्नम्मा टुक आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। मीन्स यहाँ पर रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी जो ब्रिटिश मूवमेंट थी वो चलाई। उन्होंने यहाँ पर उनके खिलाफ जो थी लड़ाई की। अब स्टूडेंट, हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। तो नॉर्थन पार्ट जो हमारे इंडिया का है वहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बट इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां पर हम बात कर सकते हैं कर्नाटका की, वहां पर रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाई। बट इन दिस मूवमेंट शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये मूवमेंट यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि वहीं पर एक चौकीदार जो उसी राज्य का था, रैना, उसने क्या किया, इस जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाया। बट अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन वाज आल्सो कोट एंड हैंग बाय द ब्रिटिशर इन 1830। बट अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया और उस व्यक्ति को भी मार दिया गया। तो उस तरीके से साउथर्न पार्ट में ब्रिटिश जिस वक्त
अपने राज्य का एक्सपेंशन कर रही थी, उस वक्त उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नाउ स्टूडेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब अपने नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, उसको देखेगी, वहां पर भी उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसके बारे में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड विद द रशियन एक्सपेंशन। अब रशियन एक्सपेंशन की प्रॉब्लम क्या थी, उनकी देखते हैं। Russia might expand across Asia and enter India from the northwestern part of India. मीन्स रसिया जो था वो एशिया के मैक्सिमम पार्ट पर अधिकार करता जा रहा था। रिलेशनशिप जो ब्रिटेन और रशिया के थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो रशिया के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनुमान था कि वो एशिया के अंदर या आप कह सकते इंडिया के अंदर नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट है उस बाउंड्री से वो इंडिया में एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए खतरा हो सकता है। तो अब देखते हैं कि वो किस प्रकार से रसिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आ सकता था, तो हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ यू सी द मैप। इन दिस मैप यू कैन सी दैट कि रसिया जो था वो लगातार एशिया के ऊपर अधिकार कर रहा था, एंड फ्रॉम द यू कैन से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो रसिया था वो इंडिया में एंटर कर सकता था, जिसका डर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर वो कब्जा जमाना चाहती थी, अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहती थी। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करती है, अफगानिस्तान के साथ 1838 से लेकर 1842 तक लगातार युद्ध करती है, जहां पर वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेती है। आफ्टर दैट जो सिंध, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, तो जो सिंध राज्य था उसको 1843 के अंदर अपने अंडर कर लेती है। नाउ वो अब क्या करती है, पंजाब की साइड बढ़ती है, बट इट वाज नॉट इजी टास्क टू विन ओवर पंजाब। पंजाब को जितना बड़ा इजी नहीं था, क्योंकि वहां पर कौन था, वहां पर थे महाराजा रंजीत सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1839, जब महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह मर गए, आप कह सकते हो उनकी डेथ हो गई 1839 के अंदर, तो लगातार सिख किंगडम के साथ उन्होंने 2 युद्ध लड़े और अल्टीमेटली पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डिफरेंट चैलेंज को फेस करती चली गई, और इंडिया को अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग डायरेक्ट वॉर के मैनर से उन्होंने वॉर के मेथड को अपनाकर इंडिया के काफी पार्ट को अपने अंडर कर लिया था। आगे क्या होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। I hope the student, all the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video. Keep smiling. Thank you. Have a nice day.